हेलो स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट है नंबर 31। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक तथा सर्वसम्मिकाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि वर्कशीट में आप पढ़ पाएंगे, हम जानते हैं कि अंकगणित से हमारी संख्या संबंधी समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है। परंतु जब अंकगणित में बहुत कठिन समस्याओं का हल संख्याओं से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एक्स वाई जेड तथा ए बी सी की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीज गणित कहते हैं। क्या मतलब है भाई? चलो समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो आपकी वर्कशीट में एक उदाहरण दिया हुआ। अब देखिए, इन त्रिभुजों को देखिए, वह अगला प्रतिरूप बनाइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक त्रिभुज बना है, यहाँ दो त्रिभुज बने हैं, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच, फिर ऐसे छह, फिर सात, ये चलता रहेगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन त्रिभुजों को देखकर बताइए कि इसके 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। तो चलिए प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ देखिए, जो हमारे पास सबसे पहला त्रिभुज है, सबसे पहला त्रिभुज हम जानते हैं, त्रिभुज जो है तीन रेखाखंडों से मिलकर बनता है। तो इस पहले त्रिभुज में कितने रेखाखंड है बच्चों? इसमें तीन रेखाखंड है। दूसरे यहाँ पर जो यहाँ देख रहे हैं, दूसरा यहाँ पर प्रतिरूप, यहाँ दो त्रिभुज हैं। तो अगर एक त्रिभुज में दो रेखाखंड हैं, तो दो त्रिभुजों में कितने रेखाखंड होंगे? तीन गुणा दो कर देते हैं, तो तीन गुणा दो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर तीसरे प्रतिरूप की बात करेंगे, तो यहाँ तीन त्रिभुज हैं, तो तीन त्रिभुज में कुल कितने रेखाखंड होंगे? तीन गुणा तीन, तीन गुणा तीन कितना हो गया? 9। इसी तरह से यहाँ पर कुल कितने रेखाखंड होने चाहिए? तीन गुणा चार, तीन गुणा चार कितना हो गया? 12 रेखाखंड होने चाहिए। यहाँ पर कितने रेखाखंड होने चाहिए? तीन गुणा पांच, तीन गुणा पांच कितना हो गया बच्चों? 15। लेकिन हमसे कह रहा है कि भैया 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। तो अगर पहले प्रतिरूप में तीन रेखाखंड हैं, दूसरे प्रतिरूप में 6, इस तरह से चल रहा है, तो 100वें प्रतिरूप में निकालना भी बहुत आसान है। कैसे निकालोगे? 3 गुणा 100। तो 3 गुणा 100 कितना हो गया? 300 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक चीज जो है वो फिक्स है हमारी, वो है रेखाखंड 3 है हर त्रिभुज में। और त्रिभुजों की संख्या बदल रही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 100 भी हो गए। तो अब यहाँ पर हम इसे गणित में क्या कहते हैं? अब जो चीज हमारी फिक्स है, मतलब जो बदल नहीं रही है, उसको तो हम बोलते हैं गणित में अचर। क्या बोलते हैं उसे? अचर। और जो चीज बदल रही है, अब जैसे यहाँ त्रिभुजों की संख्या बदल रही है, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो इसको गणित में बोला जाता है चर। इसके बारे में वर्कशीट में और भी हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं पहले वर्कशीट में इसके बारे में क्या बताया। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया वर्कशीट में, आप देखिए, एक त्रिभुज बनाने के लिए कितने रेखाखंड चाहिए हमें? तीन। तो दो त्रिभुज बनाने के लिए 6 रेखाखंड, वही समझा रहा था मैं। तीन त्रिभुज बनाने के लिए 9 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रतिरूप से हम कोई नियम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला? देखो, आवश्यक रेखाखंडों की संख्या 3 गुणा त्रिभुजों की संख्या, यही हमने करा था। क्योंकि 100वें प्रतिरूप में हमने क्या करा था? 3 गुणा 100 कर दिया था, त्रिभुजों की संख्या 100 थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि आवश्यक रेखाखंडों की संख्या है बराबर 3t, 3 गुणा टी। तो यहाँ पर इन्होंने त्रिभुजों की संख्या को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, उसको हम कहें हटाकर लिख दिया उसकी जगह टी। तो यहाँ लिखा त्रिभुज के स्थान पर अंग्रेजी का अक्षर टी लिख देते हैं। अब जरूरी है टी लिखना? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप x भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर इसको 3x भी लिख सकते हो, आप y भी लिख सकते हो, आप z भी लिख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि हम t के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। अब t के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते जाओ तथा आवश्यक रेखाखंडों की संख्या आ जाएगी। जैसे हमने देखा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास त्रिभुजों की संख्या 100 है, तो हम क्या करेंगे? हम t की जगह, यहाँ पर t की जगह हम 100 रख देंगे। तो 3 गुणा 100, 3 गुणा 100 कितना हो गया? 300 हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास त्रिभुजों की संख्या 1000 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, तो रेखाखंडों की संख्या आ जाएगी 3 गुणा 1000। तो 3 गुणा 1000 कितना हो गया? 3000 हो गया। तो जितने भी त्रिभुजों की संख्या होगी, वहां पर हम t के स्थान पर वो त्रिभुजों की संख्या रख देंगे, तो हमारे पास रेखाखंडों की संख्या आ जाएगी। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। 3t में t एक चर है, वही मैं आपको बता रहा था। चर, चर का मान स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता है। इसका मान 1, 2, 3, 4
कोई भी संख्या हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ये आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। राशिद ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा है। वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफर तय करता है। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुएं तथा स्थितियों को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे मुसाफिरों की संख्या, यात्रा की दूरी, यात्रा का किराया, रिक्शा की रफ्तार, रिक्शा के पहियों की संख्या, रिक्शा के ड्राइवर की संख्या और सीटों की संख्या। ठीक है ना बच्चों? तो कई स्थितियां वो राशिद जो है देख रहा है। अब इस सफर से जुड़ी तरह-तरह की राशियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुछ राशि स्थायी हैं अर्थात बदल नहीं रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो बार-बार बदल रही हैं। आओ जाने कि सफर के दौरान किन-किन स्थितियों में राशियां बदल रही हैं। हाँ या नहीं में उत्तर आपको देना है। तो देख लीजिए आपकी वर्कशीट में, क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है? आप भी ई-रिक्शा में बैठे होंगे, तो कभी ई-रिक्शा में 2 सवारी बैठी हैं, कभी 3 बैठी हैं, कभी 4 बैठी हैं। तो इसलिए हम कहेंगे हाँ, मुसाफिरों की संख्या जो है वो बदल रही है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हाँ। दूसरे पे बात कर लेते हैं, क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है? अब भैया आनंद पर्वत से करोल बाग जाना है तो दूरी तो बदलेगी नहीं, वो तो फिक्स रहेगी। ठीक है ना? तो इसलिए दूरी जो है वो नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है? रिक्शा की रफ्तार बिल्कुल बदलेगी। ट्रैफिक कम होगा तो रिक्शे वाला थोड़ा तेज चलाएगा, लेकिन अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा या ब्रेकर आ जाएगा तो रिक्शा की रफ्तार कम हो जाएगी। तो इसलिए रिक्शा की रफ्तार जो है वो बदल रही है। हाँ। क्या पहियों की संख्या बदल रही है? नहीं भैया, ई रिक्शा में जितने पहिए हैं वो तो उतने ही रहेंगे। तो इसलिए रिक्शे के पहियों की संख्या नहीं बदल रही है। क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है? अब ड्राइवर तो भैया एक ही चलाएगा उसे, है ना? तो ड्राइवर की संख्या मतलब एक ही ड्राइवर चलाएगा, 2 या 4 ड्राइवर नहीं हो सकते। तो ड्राइवर की संख्या भी नहीं बदल रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं बदल रही है। क्या सीटों की संख्या बदल रही है? नहीं बदलती है। जितनी सीटें हैं ई रिक्शा में उतनी रहेंगी। तो ये भी संख्या नहीं बदल रही है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदल रही हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदल रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन राशियों के मान बदल रहे हैं वे चर कहलाते हैं। तो मुसाफिरों की संख्या चर हो गई क्योंकि वो बदल रही है, और रिक्शा की रफ्तार जो बदल रही है वो भी एक चर हो गई। लेकिन जिन राशियों के मान नहीं बदल रहे हैं वे अचर कहलाते हैं। यही मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ अचर क्या हुआ? यात्रा की कुल दूरी अचर हो गई। ठीक है गई। और यहाँ पर पहियों की संख्या जो है वो भी अचर हो गई, ड्राइवर की संख्या भी अचर हो गई और सीटों की संख्या भी अचर हो गई। तो ध्यान रखिए, जो राशि के मान बदल रहे हैं वो चर हैं और जिनके मान नहीं बदल रहे हैं वो अचर हैं। ठीक बच्चों, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब वो कह रहा है दिए गए बॉक्स में चर संख्याओं पर, चर मतलब अभी देखा हमने जो बदल रही हैं उन पर गोला लगा दो, और जो अचर संख्या है उस पर बॉक्स लगा दो। अचर मतलब जो बदल नहीं रही है। अब यहाँ पर सबसे पहला लिखा है Z। अब Z क्या है? Z कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो इसलिए क्योंकि ये चर है, इसकी जो राशि, ये मान जो है इसका बदल सकता है, तो इसलिए ये चर हो गया। तो इस पे हम गोला लगा देंगे। इसी तरह से x भी चर हो गया, y भी चर हो गया, क्योंकि इनका मान हमें पता ही नहीं है, इनका मान स्थिर नहीं है, तो इन पे हम गोला लगा देंगे। 5, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, तो ये तो अचर हुआ। इसी तरह से 18 भी अचर हुआ। ठीक है ना? 7 भी अचर हुआ, 28 भी अचर हुआ, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है, इनका मान जो है हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन टी का क्या मान है वो हम नहीं जानते हैं। जैसे हमने त्रिभुजों वाला एक उदाहरण देखा था, 3t। तो टी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी, 50 भी। और इसी तरह से m जो है वो भी एक चर है, इसलिए इस पर लगा देते हैं गोला। तो बच्चों ध्यान रखिए, जिस राशि का मान बदल जाएगा वो तो है चर, और जिसका मान नहीं बदलेगा वो कहलाएगा अचर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।